क्रूड पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जो कह रही है जून तक हम इसे $50 पर जाते हुए देखेंगे। वेनेजुएला का एक्शन एक तरफ है और क्रूड पर जो है आपका क्या अभी व्यू बन रहा है, आप इसमें किस तरह, ओवर सप्लाई के जो भी कंसर्न रहे, अभी तक हम जितने मेटल्स की बात करें सब में अंडर सप्लाई है, लेकिन क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट रहा 2025 में, ओवर सप्लाई, प्राइसेस नरम हुए, और क्या और नरमी हमें नजर आएगी क्रूड में? ये मुझे लग रहा है कि ये काफी जो एनर्जी मिक्स में जो चेंजेस हैं, अब हम यहाँ पे नेचुरल गैस पे शिफ्ट हो रहे हैं, रिन्यूएबल पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक दिन का यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये दशकों से इस पे काम हो रहा है। और यही कारण है कि कॉपर में भी प्राइसेस हायर साइड गया, जितना क्रूड हम लोगों ने कम यूज करा है इलेक्ट्रिफिकेशन में या अदर चीजों में, तो उसकी वजह से कॉपर पे वो जो बोझ है वो बढ़ता गया, क्योंकि मतलब रिन्यूएबल में कॉपर का बहुत ज्यादा यूजेस है। और क्रूड का जो डिमांड है वो यहाँ पे धीरे धीरे, ये भी स्ट्रक्चरल शिफ्ट है, वो यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है। $50 जो प्रियंका आप बता रही है ना, आप देखेंगे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो पुट साइड में सिर्फ वो स्ट्राइक पे है, वो है $50 का। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है। और जिस तरीके से समीकरण बन रहा है, जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, और जिस तरीके से ये क्विकली बोल रहे हैं कि वेनेजुएला के क्रूड को ये ओपन मार्केट में लाएंगे, तो जो सप्लाई साइड है ये यहाँ पे बढ़ेगा। और इसके रिएक्शंस में तुरंत सऊदी अरेबिया ने जो एशियन क्रूड बास्केट है उसके वैल्यू को यहाँ पे कम करा है, कॉस्ट को। तो मुझे लग रहा है कि सप्लाई साइड यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, मतलब, और इसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल पे आएगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी आएगा, क्योंकि हमें एक सस्ता क्रूड मिल सकता है। तो क्या पेट्रोल और डीजल सस्ते हो सकते हैं आने वाले समय में? ये गुड न्यूज़ मिल सकती है हमें 2026 में। कुछ यहाँ पे पास ऑन होना चाहिए कस्टमर पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम $70-75 में रहते थे, अब हाँ। हम 50 वाली जोन में आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कस्टमर पे थोड़ा सा, कंज्यूमर्स पे यहाँ पे पास ऑन होना चाहिए। लेकिन सीपीआई में इसका जो क्लियर, मतलब हम लोगों ने इंडिकेशन आता हुआ देखा है कि सीपीआई बिल्कुल ही कंट्रोल में है अभी इंडिया में। ओके, तो अब बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं वंदना जी? कमोडिटी मार्केट में तो हम अच्छा खासा एक्शन देख रहे हैं बहुत समय के बाद, इक्विटी नहीं बल्कि कमोडिटीज ने तगड़ा रिटर्न क्लॉक इन किया है। और अब गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि देखिए ये डिमांड और सप्लाई का गैप जो है मेटल में, माइनिंग की सुविधा, एक्सप्लोरेशन को लेकर के हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कतार में बहुत पीछे खड़े हुए हैं। तो क्या इनसे जुड़े कुछ आप अनाउंसमेंट सुनना चाहेंगी? आपको क्या लग रहा है सरकार किस तरह से फोकस कर सकती है कमोडिटी मार्केट के लिए? कौन सी खबरों पर आपके जो है कान टिके रहेंगे? मुझे लग रहा है कि हमें स्ट्रैटेजिक वे में यहाँ पे चलना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से मेटल्स के यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं, तो हम जैसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व इंडिया ने शुरू किया क्रिएट करना क्रूड ऑयल का, इस तरीके से मेटल्स पे हो, वेयर हाउसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। सरकार ने इंफ्रा पे बहुत ज्यादा काम करा है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो वेयर हाउसिंग और शिपिंग है वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ये जो कमोडिटीज हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन इतने बढ़ रहे हैं, इसमें हमारा वेयर हाउसिंग काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले कर सकता है। दूसरी चीज है यहाँ पे प्रियंका, मुझे लग रहा है कि सरकार जो है कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर के उसमें काम कर रही है, और इससे हमारा जीडीपी पे भी इम्पैक्ट जो है वो नजर आया है। और कुछ मतलब सब्सिडीज वगैरह वो तो यहाँ पे मतलब दे रहे हैं, ये सब कुछ है, लेकिन कुछ काम यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट के बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि हमें कहते कंधे से कंधा मिला के चलना, वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। जैसे बाहर चाइना ने डेवलप करा, तो फिजिकल मार्केट और प्लस जो डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म था वो इक्वली वो यहाँ पे डोमिनेट हो रहे थे। हमारा क्या है कि हम इस फिजिकल मार्केट में तो डोमिनेट है अराउंड द वर्ल्ड, कर भी रहे हैं, चाहे वो हम कंज्यूमर के रूप में हो, एक्सपोर्टर इम्पोर्टर, लेकिन हमारा जो वायदा बाजार है ये कहीं ना कहीं पीछे है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ थोड़े मतलब रिलैक्सेशन होने चाहिए, उस पर कुछ अनाउंसमेंट होने चाहिए, जो यहाँ पे जैसे सीटीटीडी वगैरह कहीं नहीं लगता है वहां पे काम होना चाहिए। और इस मार्केट को भी इतना मतलब प्लेटफॉर्म स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हमारा जो मतलब हमारे लोग हैं वो बाहर जाके हेज ना करें, उनको यहाँ का मार्केट मिले। और धीरे धीरे हम भी, जैसे चाइना को, गोल्ड और सिल्वर की बात है, हमने चाइना को इस बार देखा है, उसके मार्केट को भी हम लोगों ने ट्रैक करा है, इस तरीके से इंडियन मार्केट को भी ट्रैक किया जाए। और आईआईबीएक्स का भी मुझे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन लगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टैक्स रिलीफ होना चाहिए। ओके, ऑल राइट। सो एक वो विश लिस्ट, आपकी विश लिस्ट में सबसे टॉप पर क्या है? एक विश जो आप चाहती हैं कि हमारी वित्त मंत्री पूरी करे, जो कमोडिटी बाजार पर इम्पैक्ट रख सकती है।
मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो मतलब सस्पेंडेड कमोडिटी को रिवोक किया जाए जो बैन है, और दूसरी चीज है कि सीटीटी को आप यहाँ पे हटाते हैं अगर, तो फिर आपको रियल यहाँ पे एक पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा और लिक्विडिटी जैसे ही बढ़ेगी, क्योंकि अगर हेज फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को आप अलाउ भी कर रहे हैं, उन्हें लिक्विडिटी नहीं मिलेगी तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। वो ह्यूज वॉल्यूम के साथ यहाँ पे काम करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को फ्री फ्लो होने देना चाहिए, और जिस चीज में डेरिवेटिव मार्केट में जो अवेलेबल नहीं है कमोडिटी, वोलेटिलिटी वहां पे भी आती है, और हमें कुछ अदर नॉर्म्स यहाँ पे मतलब रखने होंगे इसके लिए। सेबी ने यहाँ से भी बहुत ज्यादा एक्टिव है और कमोडिटी कप पे बहुत ज्यादा उनका ध्यान है। तो इनका दास जी से डायरेक्ट मतलब हम लोगों ने मतलब उनकी बात सुनी थी, तो पता है कि वो कितने एग्रेसिवली इसके लिए काम कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कुछ दूसरे मतलब कि स्टेप्स लेने चाहिए वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, और जितनी भी कमोडिटीज जो मतलब बैन थी उसको रिवोक किया जाए, ये विश लिस्ट पे है।